नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भूमि संसाधन के बारे में। ठीक है। हम पढ़ रहे थे भूगोल विषय के अध्ययन प्रथम, जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भूमि संसाधनों के बारे में, यानी कि मृदा संसाधन के बारे में हम आज विचार यानी कि विस्तृत रूप से पढ़ाई करेंगे। चलो, इस अध्याय में हम क्या जानेंगे? इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भूमि संसाधन होते क्या हैं। ठीक है। इन मृदा निर्माण किस प्रकार से होता है, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं, मृदा प्रकार एवं उसका वितरण कितने प्रकार की सोइल होती है और उसका वितरण एवं उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, भारत में भूमि उपयोग का स्वरूप एवं भू क्षरण और भू संरक्षण के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संसाधन नियोजन यानी कि भूमि संसाधन नियोजन हम पिछले खंड के अंतर्गत हमने संसाधनों के बारे में पढ़ाई करी थी, जिसके हमने पढ़ा था कि संसाधन होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जिम्मरमैन ने कहा था। और हमने संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों के प्रकार और संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन। देखिए, भूमि संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है और यह हमारे सभी आर्थिक क्रियाकलापों इसी पर संपादित होते हैं। हम भूमि पर निवास करते हैं और यह हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रकृति द्वारा प्रदान एक संसाधन है। यहाँ पर सोइल के ऊपर हम कृषि, खेती, वानिकी यानी कि हम फॉरेस्ट, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार, ये सभी आर्थिक क्रियाएं इस भूमि पर संपन्न होती हैं। अतः ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और ये हमारे लिए एक मौलिक संसाधन है। इतने व्यापक रूप से उपयोग होने के बावजूद भी यह एक सीमित संसाधन है, क्योंकि जो भूमि उपलब्ध है उसके विभिन्न उद्देश्यों के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक एवं बहुत ही प्लान तरीके से नियोजित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। अगर भूमि संसाधनों की हम बात करें तो भूमि संसाधन के अनेक कई भौतिक स्वरूप हैं, जैसे कि पर्वत, पठार और मैदान। ये सभी भूमि संसाधन के भाग हैं। ये विभिन्न अलग-अलग जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। अलग-अलग प्रकार की जलवायु में भूमि संसाधन अलग-अलग प्रकार के होते हैं। भारत में भूमि संसाधन जो हैं उसके लगभग 43% भाग के ऊपर मैदानों का विस्तार है तथा लगभग 30% के ऊपर वो अपना पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार एवं 27% जो कि हमारे भूभाग है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पर पठारी भाग के ऊपर इस भूमि संसाधन के अंतर्गत हमें खनिज संसाधनों की प्राप्ति, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के भी कोष यहाँ पर पाए जाते हैं। भूमि संसाधन पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। भूमि का स्वस्थ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि भूमि स्वस्थ नहीं रहती तो हमारी धरा भी स्वस्थ नहीं रह पाएगी। क्योंकि यदि हम इसका प्रदूषण या फिर इसका संरक्षण हम नहीं करेंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादक क्षमता कम होगी और ये हमारे खाद्यान्न संकट को भी प्रभावित कर सकती है। भूमि संसाधन ऐसा संसाधन है जो सभी संसाधनों के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है, क्योंकि भूमि संसाधन के ऊपर ही आपकी फसलें, आपके जीव जंतु विचरण करते हैं। तो सभी संसाधन जो कि भूमि संसाधन के ऊपर निर्भर है, इसलिए हमें इस आधारभूत संसाधन है, इसको हमें संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। अब हम ये समझेंगे कि मृदा निर्माण किस प्रकार से होती है और मृदा होती क्या है। तो मृदा एक हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक होती है। यह बहुत सारे असंगठित पदार्थों से पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वह है मृदा कहलाती है। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसका नवीनीकरणीय संसाधन हमने पढ़ा भी था, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। यह भूमि संसाधन न केवल पौधों के विकास का एक माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर भी विभिन्न जीव समुदायों का ये पोषण करती है। मृदा में निहित उर्वरकता जो हमारे फर्टाइल लैंड है उसके अंदर आर्थिक क्रियाकलापों को यह प्रभावित करता है और देश की नीति और उसके आर्थिक विकास का निर्धारण करता है।
यदि मृदा के ऊपरी भाग अगर नष्ट होता है तो इससे वहाँ की भौतिक और वहाँ की संस्कृति दोनों ही ध्वस्त हो जाती है। उसका कारण ये है कि यदि मृदा का विघटन या उसका क्षरण होता है तो उसकी उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए वहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं का भी पतन होता है। अतः मृदा एक जीवित तंत्र होता है। अब मृदा निर्माण की एक लंबी अवधि पूर्ण होती है। लंबी अवधि पूर्ण होने पर यह एक जटिल प्रक्रिया से गुजरती है, क्योंकि मृदा है वो कुछ सेंटीमीटर गहरी होती है और यह जो कुछ सेंटीमीटर जो गहरी होती है, इस मृदा को बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि चट्टानों के टूटने, फूटने तथा उनके भौतिक और उनमें रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन के कारण मृदा का निर्माण होता है। अतः भूगोलविद इसे एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया इसको मानते हैं। अब मृदा किन-किन से, मृदा के कारण क्या, मृदा किन से होती है? उच्च आवाज, जो रिलीफ पिच है। अर्थ के ऊपर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे उच्च आवाज आप अपने अड़ोस-पड़ोस में पर्वत, पठार, मैदान इस प्रकार के उच्च आवाज आप देखते हैं। मूल सेल मतलब होता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब क्या होता है? मूल सेल या चट्टान, कि जब मृदा किससे बनती है? चट्टान से। ठीक है, मृदा किससे बनती है? चट्टान से बनती है। चट्टान जो कि हम आस-पास हमारे बहुत सारे चट्टान देखते हैं, जब चट्टानों का विभिन्न भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनका विघटन जब वो टूट-फूट जाती हैं, तो उससे जो चट्टान चूर्ण जो प्राप्त होता है, उससे मृदा का धीरे-धीरे निर्माण होता है। जलवायु भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है मृदा निर्माण के अंतर्गत। अलग-अलग भागों के अलग-अलग विश्व की जलवायु अलग-अलग भागों में अलग-अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है और उन जलवायु में अलग-अलग प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। वनस्पति जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण के लिए, क्योंकि वनस्पतियों से उसके जो पत्ते जो सड़-गल जाते हैं, वो भी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं और मृदा को उर्वरक बनाने का कार्य वनस्पति का होता है। जैव पदार्थ जो कि एक सोइल का एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग भी होते हैं और जैव पदार्थ इस मृदा निर्माण में भी सहायक होते हैं। मृदा के अंतर्गत विभिन्न जीव-जंतु विचरण करते हैं और ये उस मृदा को फर्टाइल बनाने में तथा उनके उनके मरने के पश्चात उनका जो फोसिल्स जीवाश्म होते हैं, वो भी मृदा में उनके सहायक बनते हैं। खनिजों के कणों की बात कर लें हम, हमारे धरातल के ऊपर बहुत सारे चट्टानों के अंदर खनिज कण पाए जाते हैं और ये खनिज कण सोइल को निर्माण करते हैं। और समय एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि समय के साथ में मृदा का निर्माण एक अच्छी फर्टाइल सोइल का निर्माण समय के अनुसार होता है, क्योंकि समय से पहले अगर समय कंप्लीट नहीं होता है तो मृदा अपने मैच्योर स्टेज में नहीं पहुंच पाता। इसके साथ हम अगर और भी बात करें तो जैसे कि तापमान परिवर्तन, हमारा जो प्रवाहित जो जल नदियों का जल है, हमारी वायु है, जो हिमनद जो ग्लेशियर्स जो हैं और ये अन्य जो अपघटन के बहुत सारी क्रियाएं ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करते हैं। अब मृदा निर्माण के अंतर्गत हम जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम ये कह सकते हैं कि मृदा निर्माण में बहुत सारे जैव जिसे कि हम फॉसिल्स या ह्यूमस कहते हैं और अजैव दोनों ही पदार्थों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अतः मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्वों तथा उनके रंग, उनका गठन, उनका टेक्सचर कैसा है, उनकी गहराई, उनकी आयु, उनके रासायनिक और उनके भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को हम अलग-अलग भागों में, अलग-अलग निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं। जैसे कि मृदा प्रकार और उसकी मिट्टी के प्रकार एवं वितरण की बात करें तो हम मुख्य रूप से मृदा को मुख्यतः 6 भागों में बाँट सकते हैं। हम 6 प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई हैं। ठीक है? ये गलत लिखा गया है। 6 प्रकार की प्रमुख मृदा विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फर्स्ट जलोढ़ मृदा, फिर हम पढ़ेंगे लाल पीली मिट्टी, फिर हम पढ़ेंगे लैटेराइट मिट्टी, फिर हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी और फिर हम पढ़ेंगे आखिर में पर्वतीय मिट्टी। तब ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी यह मृदा भारत में सबसे बड़े भाग में फैली हुई है। लगभग भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में यह मृदा का विस्तार पाया जाता है। किसका? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बेसिकली उत्तरी भारत का जो मैदान है हमारा, वो पूर्णतः जलोढ़ द्वारा निर्मित है, जो मुख्य रूप से हिमालय की 3 नदी प्रवाह तंत्र जिसकी हम बात करते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदी ये इनके द्वारा लाए गए निक्षेप अवसाद का इन क्षेत्रों में जमाव के कारण ये क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी की
मैदान का निर्माण होता है। इसका कुछ मात्रा राजस्थान और गुजरात में भी इसके निक्षेप पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम पूरी मैदान की बात करें तो यह मुख्यतः महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टाओं का भी निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। कुल मिलाकर यह भारत के एक विस्तृत भाग पर फैली हुई मृदा है और जलोढ़ मिट्टी का जो गठन है वो बालू, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर और कुछ लाल कलर का लिए भूरे रंग का भी होता है। इस मृदा के कण नदी के जो आसपास का जो एरिया है तथा घाटी उसमें अलग-अलग क्रम से बड़े और छोटे होते हैं। ये मृदाएं पर्वत के पास में पर्वत जहाँ पर है वहां से जहाँ से नदी निकलती है वहां पर इसके कण बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे इसके कणों में बारीकता आती जाएगी। और इस प्रकार के मैदान को उत्तरी भारत में जिस प्रकार से द्वार जैसे हरिद्वार, दून इस प्रकार की घाटी और मैदानों का निर्माण ये करती है। इनके कणों पर जो घटक होते हैं वो मृदा की आयु का भी इन कणों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। आयु के आधार पर हम जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा से आशय है कि जिसके अंदर कंकड़, बजरी इन सब की मात्रा अधिक होती है उसे हम पुरानी यानी कि पुराने जलोढ़ कहते हैं। तथा इसको हम दूसरा नाम जिसका नाम है हम क्या कहते हैं, बांगर सोइल भी कहते हैं, यानी कि बांगर मृदा भी कहते हैं। जो कंकरीली और बजरी की मात्रा इसमें अधिक होती है उस मृदा को हम खादर मृदा को ही बांगर मृदा भी कहते हैं। लेकिन बांगर की तुलना के अंदर नवीन जलोढ़ में छोटे कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खादर भी कहते हैं। खादर में बालू एवं जो मृत्तिका है उसका मिश्रण अधिक होता है और ये काफी उपजाऊ होती है। अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो बेसिकली इसमें पोटास पोटास और फास्फोरस पोटास, फास्फोरस और चूना ये तत्वों की अधिक प्रधानता होती है। पोटास अधिक होता है, फास्फोरस अधिक होता है और चूना इन तत्वों की प्रधानता होती है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन जो एक मुख्य तत्व है सोइल का, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की इस सोइल के अंदर कमी होने के कारण हम किसका यूज करते हैं, हम उर्वरक का यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते होंगे यूरिया, जो किसान हमारे यूरिया यूज उपयोग करते हैं क्योंकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है जलोढ़ मृदा में। ये जलोढ़ मृदा का अधिकांश भाग कहाँ पर पाया जाता है, भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो भारत के उत्तरी भाग में ज्यादा पाया जाता है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य इन राज्यों में जलोढ़ मृदा के अधिक प्रधानता पाई जाती है। अब इस प्रदेश में जो जलोढ़ मृदा है ये बेसिकली गन्ना के लिए, गन्ना जैसे शुगर केन हम कहते हैं, गन्ना, चावल, गेहूं गेहूं इत्यादि फसलों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए रोल अदा करती है। ये उपजाऊ अधिक होती है और इस उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। इसीलिए गहन कृषि होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया। तो ये थी जलोढ़ मृदा। चलो आगे हम बात कर लेते हैं काली मृदा के बारे में। एक हमारा रह गया है, उसको हम कहते हैं काली मृदा। काली मृदा, इस मिट्टी का रंग क्या होता है, रंग काला होता है। कैसा होता है रंग काला, रंग काला होता है। किसका, काली मृदा का रंग कैसा होता है, काली, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं। इसमें बेसिकली एल्यूमिनियम और लोहे युग के लोहे तत्वों के कारण एल्यूमिनियम एवं लोहा तत्व, एल्यूमिनियम एवं लोहा तत्वों की अधिकता के कारण इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग काला होता है। काली मृदा अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत के डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत, ये डेक्कन प्लेटू है महाराष्ट्र के आसपास वाले भाग में, डेक्कन जो कि ज्वालामुखी लावा के बाहर बेसाल्टी लावा से ये इसमें पठार का निर्माण हुआ है। तो इस यहाँ के ऊपर यहाँ पर सर्वाधिक काली सोइल यानी कि ब्लैक सोइल की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इस सोइल को भंगुर सोइल भी क्या कहा जाता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कपास की खेती सर्वाधिक होती है। यह लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर फैली हुई
है 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर। हेक्टेयर पर इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, जो कि ये दक्कन का जो लावा का जो हमारा मैदान है, दक्कन का लावा का मैदान, यहाँ पर ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि मुख्यतः ये जो महाराष्ट्र है, हमारा गुजरात वाला रीजन है थोड़ा सा, ठीक है, तो आंध्रा, तमिलनाडु, कुछ पेचेस इधर भी इनके पाए जाते हैं। इस मिट्टी का निर्माण जैसा कि हमने बताया ज्वालामुखी में कुछ बेसाल्टिक लावा के विघटन के कारण इसका नाम ये होता है। इसे रेगुर सोइल भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखें कि इसे ही रेगुर सोइल कहते हैं। और इस पर कपास की खेती के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये 2 फैक्ट्स आप बिल्कुल ध्यान में रखें। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी कि नमी का मतलब पानी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। और इसके अंतर्गत यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना पत्थर इन जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। यानी कि ये इसके अंदर ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन इनमें थोड़ी फास्फोरस की भी कमी होती है। ये शुष्क और गर्म मौसम में देखिएगा, जलोढ़ मृदा में फास्फोरस ज्यादा होता है, यानी कि सफिशिएंट मात्रा में होता है पोटाश, फास्फोरस, चूना, लेकिन वहां पर नाइट्रोजन और जैव पदार्थ कम होते हैं। लेकिन काली मृदा में फास्फोरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, तो इसमें फास्फोरस कमी होती है। जब ये शुष्क मौसम में होती हैं तो इनमें दरारें पड़ जाती है, इस प्रकार से चटकने आ जाती हैं। जब शुष्क मौसम होता है, इनमें नमी की मात्रा कम होती है, तो इनमें दरारें पड़ जाती है, यानी कि इनमें चटकने आ जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। अतः जब मानसून की जब प्रथम बौछारें होती हैं, तभी हमारे किसान भाई इनके ऊपर फसल की जुताई का काम प्रारंभ कर देते हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर, इस मृदा के ऊपर कपास के साथ साथ में गन्ना, प्याज, गेहूं इत्यादि की भी फसल की जा रही है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है लाल और पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा के बारे में हम पढ़ें। लाल और पीली मृदा, यह मृदा बेसिकली जो प्रायद्वीपीय भारत है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो कि दक्षिणी भारत है। प्रायद्वीप से आप क्या समझते हैं? प्रायद्वीप से आशय है ऐसा कोई लैंड एरिया जो चारों तरफ तीन ओर से पानी से घिरा हो। क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो मुख्यतः जो लाल पीली मृदा है, ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके दक्षिणी भारत के भागों में। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और जो दक्षिण का हिस्सा है, वहां पर ये कुछ आग्नेय चट्टानों द्वारा ये लगभग 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल पीली मृदा का विकास हुआ है। इस मृदा में लोहंस की मात्रा के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल। लोहांश यानी कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग हो जाता है लाल। लेकिन अगर इसके ऊपर जल योजन जल अगर इसके ऊपर जल की मात्रा इस मिट्टी के ऊपर ज्यादा हो जाती है, तो यह कुछ पीले रंग की भी हो जाती है। यह मूल रूप से जैसे कि ग्रेनाइट, रवेदार आग्नेय चट्टानों के उनके विघटन और उनका रूप परिवर्तन के कारण इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। बेसिकली भारत के जो कुल कृषि भूमि है उसके 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर यह इस मृदा लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। लाल पीली मृदा का विस्तार मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी जो हमारा महाराष्ट्र है, और जो हमारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, इन क्षेत्रों में लाल पीली मृदा का अधिक विस्तार पाया जाता है। इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसान भाई इसके लिए कुछ उर्वरक फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर यहाँ पर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि जो फलदार जो कुछ सब्जियां हैं उनका भी यहाँ पर विकास इसके ऊपर बोया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी थी लाल पीली मिट्टा। अब हम पढ़ते हैं लैटेराइट सोइल के बारे में कि लैटेराइट सोइल क्या होती है। देखिए, लैटेराइट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा का एक लेटर, उससे इसकी उत्पत्ति हुई लैटेराइट। ठीक है, लैटेराइट सोइल इसकी उत्पत्ति हुई, ग्रीक भाषा का शब्द है LATER, लेटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था? जिसका शाब्दिक अर्थ होता था ईंट। ठीक है, क्या होता था? ईंट। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है उसका विकास होता है उच्च तापमान, क्या? उच्च तापमान, जहां पर उच्च तापमान पाया जाता है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा, क्या पाते हैं? उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, भारत में इस मृदा का विस्तार लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि पर इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यह एक्चुअली ये मृदा अधिक ऊंचे भाग जो सपाट और अपर्दित
भाग होते हैं वहाँ पर इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका निक्षालन यानी कि इनका लीचिंग ज़्यादा होती है। इनमें ह्यूमस की मात्रा यानी कि जीवाश्म की मात्रा इनके अंदर बहुत कम होती है और अधिक तापमान के कारण इनमें जैविक पदार्थ हैं वो अपघटित करने वाले बैक्टीरिया भी इनके साथ में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तापमान ज़्यादा होगा तो जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसके अंतर्गत नष्ट हो जाते हैं। अब अपक्षय के कारण, अपक्षय का मतलब होता है टूटना और फूटना, ठीक है? तो अपक्षय के कारण लैटेराइट मिट्टी है वो कठोर भी हो जाती है, कुछ कठोर इस टाइप की हो जाती है। इसमें एल्यूमीनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इनका रंग क्या होता है? लाल। कुछ एल्यूमीनियम की मात्रा होती है, कुछ लोहे ऑक्साइड की मात्रा के कारण इनका रंग लाल होता है। और इस प्रकार की मिट्टियों में हम रासायनिक खाद देकर, उर्वरक का उपयोग करके और फिर इनमें एक अच्छा कृषि का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की मृदा बेसिकली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश इन भागों में, उड़ीसा, असम की पहाड़ी यहाँ पर लैटेराइट सॉइल का विस्तार अधिक होता है। लेकिन हम अगर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य में मृदा संरक्षण की भी कुछ तकनीक के सहारे इनके अंदर चाय और कहवा, कॉफी का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल यहाँ पर तो यहाँ इनमें काजू की खेती भी बड़ी ही आसान तरीके से की जाती है। अब हम पढ़ते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, ये क्या होती है? मरुस्थलीय मिट्टी आप सब समझते हैं कि ये मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी है वो शुष्क ऋतु में कम वर्षा, ठीक है? उसके अंदर जीवाश्म की मात्रा कम, बालू मिट्टी की अधिकता, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में कुछ उनमें संयंत्रों का कुछ एक के बाद एक स्टेजेस का विकास होता है और इनमें एक्चुअली रासायनिक अपक्षय बहुत ही कम होता है, इनके अंदर यांत्रिक अपक्षय ज़्यादा होता है। इस मृदा का रंग कुछ लाल और हल्का भूरा लिए होता है और इस प्रकार की मृदा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र वाला रीजन, हमारा कच्छ, नीचे गुजरात वाला रीजन, पश्चिमी हरियाणा और ये जो हमारा पंजाब राज्य है, यहाँ पर इस प्रकार की मरुस्थलीय मृदा का विस्तार अधिक पाया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ वनस्पति और उर्वरक खनिजों का अभाव पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ सिंचाई की व्यवस्था करके और फिर बढ़िया से इसमें कुछ ज्वार, बाजरा, मोटी जो फसल है उनका उत्पादन इसमें किया जाता है। चलो अब हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। देखिएगा दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी का अधिकतर विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में अधिक पाया जाता है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षावन भी पाए जाते हैं और ये मृदा बहुत ही विविधता वाली होती है। यहाँ पर नदी, घाटी, यहाँ पर जलोढ़ मृदा, ऊंचे-ऊंचे भागों में फिर मोटे कणों की सोइल भी पाई जाती है, तो इसमें विविधता अधिक ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है? ये अलग-अलग जलवायु की दशाओं में अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है, लेकिन इनके कण हैं वो थोड़े मोटे मिलते हैं और इनका अपरदन भी जल्दी हो जाता है और ये कुछ अम्ल से, कुछ इनमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती, ह्यूमस कम पाया जाता है इनके अंतर्गत, ठीक है? ये कुछ नदी घाटियों के आस-पास के क्षेत्रों में इस प्रकार से ये यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली चावल और आलू के लगभग इस प्रकार की खेतियों का उत्पादन किया जाता है। ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं इन सोइल का अलग-अलग वितरण। तो हम अगर यहाँ पे देखिए तो ये देखिए आपका ये जो ग्रीन भाग है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, ठीक है? तो ये जो हम बात कर रहे थे पर्वतीय मृदा, तो ये हमारा फॉरेस्ट रीजन जो उत्तरी पूरी भाग है, यहाँ पर ये वाला एरिया, ये हमारा पर्वतीय मिट्टी का भाग है। फिर एलुवियल सोइल जिसे कि हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा, ठीक है? एलुवियल सोइल को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। इसका विस्तार देखिएगा, ये वाला पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये उत्तरी भारत जो मैदान है, यहाँ पे गंगा और यमुना द्वारा बनाया मैदान, ये सब क्या है? ये जलोढ़ मृदा है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा। जैसे रेड और येलो सोइल, हमने लाल और पीली मृदा की बात करी थी, तो ये दक्षिण का जो भारत है, ये लाल और पीली मृदा के लिए अधिक फेमस है, जो हमने प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत, और कुछ ये वाला एरिया हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला रीजन में भी सर्वाधिक मात्रा में लाल पीली मृदा का पाया जाता है। ये हमारी है ब्लैक सॉइल। मैंने बताया था कि ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, जो कि हमारा महाराष्ट्र वाला दक्कन का पठार है, ये वाला क्षेत्र पूरा आपका ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा के लिए फेमस है, जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं और कपास की खेती के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिर हम लैटेराइट सोइल की पढ़े, तो लैटेराइट क्षेत्र में हमारा ये असम का कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के भाग, कुछ ये हमारे इस टाइप के इधर के भाग, ठीक है, ये तटीय क्षेत्र, कुछ यहाँ पर हमारे लैटेराइट सोइल के ज़्यादा पाई जाती है। और हम अगर एडी शुष्क सोइल की बात करें, तो शुष्क सोइल हमारी ये वाली सोइल है, जो जिसे हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। तो ये हमारा जो राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है, इसको हम यहाँ पे थार का मरुस्थल है और इस वजह से यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप पुराने लेक्चर के साथ इस लेक्चर को देखने से पहले पुराना वाला लेक्चर ज़रूर देखें। धन्यवाद, थैंक यू।